Assalamu alaikum students. Today we are going with the canonical transformations, and before having this lecture of canonical transformations we have to revise the previous lecture which was of brackets. And जैसा कि आपको पता है कि ब्रैकेट्स जो हैं उसके मुतालिक हमने पढ़ा था कि दो तरह की ब्रैकेट्स होती हैं जो कि मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि ब्रैकेट्स जो ये आ गई एकदम से, जी हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कर रहे थे। ब्रैकेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि आपने अपनी डायनामिक्स में जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करनी है। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ये होगी कैसे? ब्रैकेट्स की हेल्प से। ब्रैकेट्स में सबसे पहले हमने पढ़ी थी लैग्रांज ब्रैकेट। उसकी दो प्रॉपर्टीज थी जिसकी किसी भी किस्म की डेरिवेशन वगैरह मैंने नहीं करवाई, ठीक है। लैग्रांज ब्रैकेट्स ऐसी लैग्रांज ब्रैकेट्स का ये है कि आप उसकी डेरिवेशन खुद कर सकते हो, ठीक है। अब लैग्रांज ब्रैकेट एक हमने पढ़ी थी, दूसरी हमने उसके बाद पढ़ी पॉइसन ब्रैकेट्स के। लैग्रांज ब्रैकेट्स तो बहुत पुरानी हो गई और मतरूक हो गई और अब उनको नहीं इस्तेमाल किया जाता, जबकि पॉइसन ब्रैकेट्स बारहा यूज की जाती हैं। पॉइसन ब्रैकेट्स क्योंकि बेस्ड हैं लैग्रांज ब्रैकेट्स पे, इसलिए लैग्रांज ब्रैकेट्स का पढ़ना जरूरी था। उसके अंदर हमने लैग्रांज ब्रैकेट्स की तारीफ भी देख ली, कैसी होती हैं ये ब्रैकेट्स, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख ली। उसके बाद हम आ गए पॉइसन ब्रैकेट्स में, और पॉइसन ब्रैकेट्स में हमने डिटेल में पढ़ा कि पॉइसन ब्रैकेट्स कैसी होती हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उनकी डेरिवेशंस हमने पढ़ी, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में उसको हमने कर लिया। अब हम आएंगे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की तरफ, जो कि हमने लैग्रांज ब्रैकेट्स में भी और पॉइसन ब्रैकेट्स में भी पढ़ा कि जी ये अप्लाई होती हैं, ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई होती हैं, बार बार अप्लाई होती हैं। किस पे अप्लाई होती हैं? कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स पे। ये यूज़ होती हैं कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए होती हैं। कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अब हम इसकी तरफ आते हैं। अब कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी तमहीद है कि in mathematics and classical mechanics, canonical coordinates are sets of coordinates which can be used to describe a physical system at any given point in time, locating the system within the phase space. phase space के अंदर एक सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। और वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो विद द हेल्प ऑफ दीज कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम वो डिस्कस होता है, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड इन द हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन क्या है कि जिससे वो हैमिल्टन हमने निकाला और उसकी लिहाज से फॉर्मुलेट कर ली चीज़ को फॉर्मुलेट कर लिया, उसके लिहाज से सिस्टम को फॉर्मुलेट कर लिया। तो हैमिल्टन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हमें कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती। देखें, कोऑर्डिनेट्स के मुतालिक हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जी x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन ऑफ ए बॉडी को। फिर इसमें से फर्दर हमने पढ़ा दे वर जस्ट द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द पोजीशन, दे वर द समवट कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बट नॉट ओवरऑल। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम, जब सिस्टम होता है तो सिस्टम में हर पार्टिकल की पोजीशन को ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये डिस्क्राइब कर। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जी फाई जे कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का कोई कॉम्बिनेशन होंगी। हम कहते हैं जी इसके ऊपर k कंस्ट्रेंट्स लग गई, n कोऑर्डिनेट्स थे, k कंस्ट्रेंट्स आ गए, ठीक है। अब जब ये k कंस्ट्रेंट्स आ गए तो हमने उसके बाद कहा कि जी k कंस्ट्रेंट्स हैं तो इसका मतलब k रेस्ट्रिक्शंस लग गई, उसकी वजह से k कोऑर्डिनेट्स तो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ठीक, यानी कि वो डिपेंडेंट हो गए। और वो किस पे डिपेंडेंट हुए? f नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे जो n - k था। n is the total number of coordinates to describe the system or an object or a position of a particle or whatever it is. K is the number of constraint
then what is the number of free particles? That is n minus k. n minus k is the number of free particles. अब जो free particles हैं वो n minus k हैं, which is equals to f. जब ये free particles आए तो उसके बाद हमने कहा जी हम नए coordinates बना लेते हैं. free coordinates हैं. These are not free particles but free coordinates. f free coordinates are there. Firstly, there were n free coordinates. Afterwards, after applying k constraints, we have f free coordinates. Okay. और हमने assume किया कि let these be जो free coordinates हैं x1, x2 and so on xf, ये free coordinates हैं. ठीक है. अगर ये फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम कहते हैं कि हम इनकी बेस पे नए कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं q1, q2 एंड सो ऑन qf, where qi are dependent on x1, x2 and so on xf. I varies from 1 to f. I 1 से लेके f तक वेरी कर रहे हैं और ये जो सारे के सारे q's हैं ये सारे के सारे x1, x2, x3 एंड सो ऑन xf पे डिपेंडेंट थे. और उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये नए कोऑर्डिनेट्स बनाए. इनको हमने कहा कि जी ये यानी x1, x2, x3 एंड सो ऑन xf जो हैं ये फ्री कोऑर्डिनेट्स थे या नेचुरल कोऑर्डिनेट्स थे. और अब जो qis हमारे पास आए हैं इनको हम कहते हैं कि ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स थे. अब जब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आए तो हमने क्या किया कि हमने पिछले कोऑर्डिनेट्स में मौजूद हर चीज को इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दिया. ठीक है. अब ये जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हर चीज चेंज हुई तो हमें जनरलाइज्ड मोमेंटा मिले. ठीक है जी. और फिर ये कि हमारी जो हमें लेग्रांजियन मिला जो कि t माइनस वी के बराबर है. लेग्रांज L इक्वल टू t माइनस वी के बराबर था. और हमने लेग्रांज के हिसाब से यानी फोर्सेस भी निकाली. जनरलाइज हमें मोमेंटा मिले, फिर हमें जनरलाइज्ड फोर्सेस मिली, फिर हमें लेग्रांजियन मिल गया. तो वो सारा कुछ क्या था, वो था लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के. पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में आम आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे और आपने उन कोऑर्डिनेट्स को लिया और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाई और आपने देखा कि कैसे कैसे सिस्टम होते हैं, कैसे उन डायनामिकल सिस्टम्स को सॉल्व किया जाता है. इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बीच में निकालनी और काफ़ी काम किया उसके ऊपर. फिर आपने क्या किया कि फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और ट्रांसफॉर्मेशन से आपने जो आपके फ्री कोऑर्डिनेट्स या नेचुरल कोऑर्डिनेट्स थे उनको आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया. यानी एक सिस्टम ऑफ नेचुरल कोऑर्डिनेट्स को आपने सिस्टम ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया. अब ये जो सिस्टम ऑफ नेचुरल कोऑर्डिनेट्स एफ नेचुरल कोऑर्डिनेट्स थे उसकी बेसिस पे आपके पास एफ रिलेशंस कुछ बने जिनको हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया है. अब उन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बेस पे हमने देखा कि जनरलाइज्ड मोमेंटा भी होते हैं. उनकी बेस पे हमने देखा कि जी जनरलाइज्ड फोर्सेस भी थी. ठीक है जी. जनरलाइज्ड मोमेंटा आपने देख लिया, जनरलाइज्ड फोर्सेस देख ली. और ये सारा कुछ कहाँ पे आया कि जब हम लेग्रांज इक्वेशन जो है वो बना रहे थे, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन तश्कील दे रहे थे. इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टार्ट की थी डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से, वही जो क्लासिकल मैकेनिक्स का स्पेशल प्रिंसिपल है. वहाँ से हमने काम स्टार्ट किया कि जी ये डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, इसमें वैल्यूज पुट की और हर चीज़ को हम डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हर चीज़ को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज्ड मोमेंटा में ले आए. वहाँ से हमें जनरलाइज्ड फोर्सेस मिल गई. जनरलाइज्ड फोर्सेस जब मिल गई तो रिजल्टेंट हम लेग्रांजियन पे आ गए कि जी यहाँ पे तो टी और वी के दरमियान एक नेगेशन का रिलेशन है. तो सो लेग्रांजियन वाज टी माइनस वी. और जी लेग्रांज पे आ गए और लेग्रांज को हम लेके चले. इक्वेशन जो आ गई वो लेग्रांज इक्वेशन कहलाई. ठीक है. तो ये सारी क्या थी, डेट वाज लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. तो अब कहाँ से लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन शुरू हुई, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से. अब हम किस पे आ गए हैं, अब हम एक नए कोऑर्डिनेट्स पे आ गए हैं जिनको कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. और उससे क्या बनता है, उससे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स बनती है. और ये वो फॉर्मूलेशन है जो मशहूर ज़माना साइंसदान हैमिल्टन ने डिराइव की थी. इन क्लासिकल मैकेनिक्स
canonical coordinates are coordinates and in phase space that are used in the Hamiltonian formulation. अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स में कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दे आर द कोऑर्डिनेट्स विच लाई इन द फेस स्पेस, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डेट लाई, डेट लाई इन द फेस स्पेस। ये ऐसे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जो कि फेस स्पेस के हैं और यूज होते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में, हैमिल्टोनियन बनाने के अमल में यूज होते हैं। जैसे लेग्रांजियन बनाने के अमल में आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज हुए, वैसे हैमिल्टोनियन बनाने के अमल में आपके कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। द कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई द फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट रिलेशंस। अब ये बात वैसे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी कर चुके हैं, लेकिन कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से स्पेसिफिक है कि ये जो 3 पॉइसन ब्रैकेट्स हैं जो हमने रिलेशंस बनाए थे, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे। रिलेशंस क्या हैं? Q1 QI QJ का पॉइसन ब्रैकेट इट मस्ट बी इक्वल टू 0, द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ PI PJ मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ QI PJ मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा IJ। और डेल्टा IJ क्या है? हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा है, डेल्टा IJ जो है ये क्रॉनिकल डेल्टा है और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि डेल्टा IJ इक्वल टू 1 व्हेन I इक्वल टू J एंड इट इज इक्वल्स टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा, डेल्टा IJ। अच्छा जी, के कैनोनिकल कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स चाहे इन चीज़ों को पूरा ना करें, लेकिन जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो ज़रूर फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। और वो ये 3 रिलेशन हैं कि अगर एक कैनोनिकल कोऑर्डिनेट का दूसरे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट के साथ पॉइसन ब्रैकेट लिया जाए तो आंसर 0 होता है। कैनोनिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मोमेंटास को कंसिडर करें तो एक मोमेंटा का किसी दूसरे मोमेंटा के साथ पॉइसन ब्रैकेट लें तो रिलेशनशिप इक्वल टू 0 है। और थर्डली ये है कि कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और कैनोनिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मोमेंटास लिए जाएं और उनका पॉइसन ब्रैकेट लिया जाए तो वो इक्वल टू डेल्टा IJ के बराबर है। कि अगर तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मोमेंटा है तो आंसर इसका 1 है, दे आर रिलेटेड। और अगर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मोमेंटा नहीं है, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट उस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड नहीं है तो वो इक्वल टू 0 आएगा, यानी देयर इज नो सच रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइसन ब्रैकेट। तो टिपिकल एग्जांपल जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की है वो ये है कि यूजुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाएं और कंपोनेंट ऑफ मोमेंटास के तौर पे आप PIJ ले लें और इस लिहाज से जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको कॉन्जुगेट मोमेंटा कहते हैं। ठीक है जी। कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो लेग्रांज फॉर्मूलेशन के हैं वहां से ले सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह ले सकते हैं जैसे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ले सकते हैं। ठीक है जी। अब कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से? या तो ये कि आप लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो और लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन से ले लो, या फिर ये है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आपको जो भी सेट हाथ आएगा वो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स का होगा। अब जी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसके मुतालिक बात करते हैं। In Hamiltonian mechanics, a canonical transformation is the change of canonical coordinates QPT to capital Q capital P capital T that preserves the form of Hamilton's equation. That is, the new Hamilton equations that result from the
New Hamiltonian constructed by the transformed coordinates may be simply obtained by substituting the old variables by the new ones. ठीक है जी, क्या हमने कहा है? हमने कहा है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन एक चेंज होती है। आप ये कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एक मशीन है, एक चीज डालने दूसरी निकल आती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को ज़हन में लेके आए, क्या है? एक मशीन है जिसमें एक चीज आप डाल रहे हैं, दूसरी निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है जो हर चीज को ब्लू कलर दे देती है। ठीक है, अभी मैं फंक्शन के लिहाज से भी एग्जांपल देती होती हूँ, लेकिन अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से दे रही हूँ। ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना। अब एक मशीन है जिसके अंदर आप कोई भी चीज डालें तो वो ब्लू कलर की निकल आएगी। आप उसमें केला डालें, ब्लू कलर का केला निकल आएगा। आप उसमें सेब डालेंगे, ब्लू कलर का सेब निकल आएगा। आप उसमें स्कार्फ डाल देंगे, ब्लू कलर का स्कार्फ निकल आएगा। आप उसमें बटन डाल देंगे, ब्लू कलर के बटन निकल आएंगे। आप उसमें जूते डाल देंगे, ब्लू कलर का जूता निकल आएगा। ठीक है, ये अब इस किस्म की मशीन अपने ज़हन में रखें कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक मशीन होती है जिसमें एक चीज डालने दूसरी निकल आती है। अब लेट अस से कि एक मशीन है जो स्क्वायर्स को ट्रायंगल्स बना रही है। ठीक है, आप ब्लू स्क्वायर डालेंगे, ब्लू ट्रायंगल निकल आएगी। आप पर्पल स्क्वायर डालेंगे, पर्पल ट्रायंगल निकल आएगी। आप ऑरेंज स्क्वायर डालेंगे, ऑरेंज ट्रायंगल निकल आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज हो गया। ये नहीं होगा कि आप ऑरेंज ट्रायंगल डालेंगे तो ऑरेंज स्क्वायर डाल देंगे तो ब्लू ट्रायंगल निकल आएगी। ये नहीं होगा। ऑरेंज स्क्वायर डालेंगे, ऑरेंज ही ट्रायंगल निकलेगी। ठीक है, इस किस्म की मशीन आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है या मैपिंग है। इसको कई नाम दिए जा सकते हैं। मैथ्स में स्पेशली जब आप प्योर मैथमेटिक्स में जाएं तो वहाँ पे आप इसको कहते हैं ये मैपिंग है। जब आप इसमें कैलकुलस वगैरह में पढ़ते हैं तो एज फंक्शन इसको पढ़ते हैं। अब आप डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं तो एज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर था क्या कि हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट्स थे कुछ, और कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास? Q1, Q2 एंड सो ऑन, Qn, n कोऑर्डिनेट्स थे। और इसी तरह n आपके पास मोमेंटा थे, P1, P2 एंड सो ऑन, Pn। n मोमेंटास थे और n कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके QP लिख रही हूँ, वेयर दिस Q, though it is bold and it looks like a vector but it isn't a vector. Q represents Q1, Q2 and so on Qn, and this bold P, it represents P1, P2 and so on Pn। ठीक है जी, अब हमारे पास QP जो है ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। QIs, PIs और T आप ले लो, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट आपके नए कैपिटल Q, कैपिटल P और T हैं। ठीक है जी, हमने कहा पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या थे? Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। पुराने मोमेंटास P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn, और एक टाइम T इन्वॉल्व किया जो कि इस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा। अब हम कहते हैं कि जी हम नए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, नए मोमेंटास निकालते हैं। नए कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी Q, P और T पे डिपेंड कर रहे हैं। नए मोमेंटास भी पुराने Q, पुराने P और T पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नए जो कोऑर्डिनेट्स हैं QIs जो हैं नए कोऑर्डिनेट्स हैं, n कोऑर्डिनेट्स हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये डिपेंडेंट हैं Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn पे, P1, P2 एंड सो ऑन Pn, T इन पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, और इसी तरह जो मोमेंटास हैं वो भी Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn, P1, P2 एंड सो ऑन Pn और टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, और साथ में T टाइम है। तो ये तीन पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीन नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। और कैनोनिकल ये क्यों कहलाते हैं? पुराने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक हैमिल्टोनियन बनता है H। नए कोऑर्डिनेट्स
ये पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके हिसाब से जो हैमिल्टोनियन है उसका नाम h है। नए के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके हिसाब से भी हैमिल्टोनियन है, उसका नाम हम स्टाइलिश h डाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो पुराने h के लिहाज से आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन आती हैं, क्या है वो होगा जी, आपको याद होगा कि पी आई डॉट आपके पास पार्शल h बाय पार्शल क्यू आई विद नेगेटिव साइन था, और क्यू आई डॉट आपके पास था पार्शल h बाय पार्शल पी आई। ठीक है, ये आपके पास, सॉरी ये h जो है यहाँ पे स्टाइलिश नहीं डालना। अच्छा, पुराने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो हैमिल्टन था, वहां पे भी आपके लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन थी। वो क्या थी कि आपके पास पी आई डॉट था पार्शल h बाय पार्शल क्यू आई विद नेगेटिव साइन, और इसी तरह क्यू आई डॉट आपका था पार्शल h बाय पार्शल पी आई। अब क्या हुआ कि नए कोऑर्डिनेट्स बने, उसके लिहाज से नया हैमिल्टन बन गया, हैमिल्टोनियन नया बन गया। हैमिल्टोनियन जब नया बना तो उसकी इक्वेशंस क्या होंगी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो उसकी इक्वेशंस ये होंगी, कैपिटल पी आई डॉट इक्वल टू माइनस पार्शल h बाय पार्शल कैपिटल क्यू आई, एंड कैपिटल क्यू आई डॉट इक्वल टू पार्शल h बाय पार्शल कैपिटल पी आई। ठीक है जी, यानी ये कि हैमिल्टोनियन प्रिजर्व नहीं है, लेकिन हैमिल्टन इक्वेशंस जो हैं वो प्रिजर्व रहेंगी। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जिससे जो कोऑर्डिनेट्स हासिल होते हैं वो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को प्रिजर्व करते। नाउ हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे थोड़ा सा कि डेट इज द न्यू हैमिल्टन इक्वेशंस that result from the new Hamiltonian constructed by transformation may be simply obtained by substituting the old variables by the new one, although it might not preserve the Hamiltonian itself। यही बात मैंने अभी की थी कि ये हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज हो गया, वो कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से बदल गया है, जो भी आ गया कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से आ गया, लेकिन हैमिल्टोनियन इक्वेशंस जो हैं वो सेम रहनी, तभी वो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर वो सेम नहीं रहेंगी तो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स से नहीं होंगे। दिस इज समटाइम्स नोन एज ए फॉर्म इनवेरियंस, इसको हम कहते हैं कि ये जी फॉर्म इनवेरियंस है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूजफुल इन देयर ओन राइट एंड ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस, जो हमने आगे पढ़नी है। हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए पढ़े कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस हमने पढ़नी है और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी बेस बनते हैं। A useful method for calculating conserved quantities, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है उससे हम कंजर्व क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं, वो अब हम आगे करेंगे। एंड लिवोलिस थ्योरम, उसके अलावा वो लिवोलिस थ्योरम की भी बेसिस बनाते हैं। ठीक है जी, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आता है, लेकिन हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा उसको देख लिया, पढ़ लिया, ताकि आपको पता रहे। Lagrangian mechanics is based on generalized coordinates. Transformations of the coordinates do not affect the form of Lagrange equation and hence do not affect the form of Hamilton's equation if we simultaneously change the momentum by Legendre transformation into this। अब Lagrangian mechanics का अभी हमने बात भी की थी कि ये generalized coordinates पे डिपेंडेंट है। ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उसे Lagrange इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमने करके भी देखा था। और इसी तरह जाहिर है वो ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टन इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं डालेंगी। तो उसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो क्या थी, वो लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशंस थी। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें आपके पास लेग्रांजियन आ जाता है और आपका पी आई जो है वो पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट होता है। ये हमने पहले किया भी था ना, सारा वो निकाला था जो। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि ये जो लेग्रांज इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो जाहिर है हैमिल्टन इक्वेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसके लिहाज से मोमेंटाज लेंगे। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है इस किस्म की, जिसमें पी आई पार्शल एल बाय पार्शल क्यू आई डॉट है, इसको हम कहते हैं ये जी
इस किस्म की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसमें पी आई इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट है, इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, और ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की एक टाइप है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जनरल है, ठीक है। उसकी एक टाइप है पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्म से अगर हम मोमेंटम निकाल लें, मोमेंटम को चेंज कर लें लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो हमें मिल्टन इक्वेशन, हमारी मिल्टन इक्वेशन जो है उसको भी चेंज नहीं करता, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती हैं, और ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनको हम पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत, ये लेटर से कि ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी जो हैं, ये सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंदर से ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का एक हिस्सा जो है ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म्स हैं, ये ऑल ट्रांसफॉर्म्स हैं, ये कैनोनिकल हैं, और उसके अंदर से ये हिस्सा जो है ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लेते हैं, ठीक है, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं और साथ में जनरलाइज मोमेंटास बना रहे हैं, जो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से पी आई इक्वल टू पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट से निकल रहे हैं मोमेंटास। और ये जो क्यू आईज हैं और पी आईज हैं ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स का एक सिस्टम है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन से हासिल होने वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, दो ऑल दीज पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशंस आर अ पार्ट ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। सो नीचे भी यही बात की है, द क्लास ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इज मच ब्रॉडर सिंस द ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स मोमेंटा एंड इवन टाइम मे बी कंबाइंड टू फॉर्म द न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हर वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि जिसमें पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, पुराने मोमेंटा वो मिलके कोई भी नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा बनाए। तो ये सारी की सारी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसमें से स्पेसिफिक टाइप की वो है कि जिसमें लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से आप मोमेंटास ले रहे हैं और नए कोऑर्डिनेट्स आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, और लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से आप नए मोमेंटास ले रहे हैं। इस किस्म की कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन इज ए काइंड ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कि जिसमें टाइम एक्सप्लिसिटली इंक्लूड नहीं होता उनको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कोऑर्डिनेट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की एक हमने टाइप पढ़ ली, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। अगली टाइप क्या है, ये कुछ ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें टाइम नहीं इंक्लूड हो रहा, और ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। उसके बाद ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए एक अप्रोच है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच। ये वो अप्रोच है जो अभी हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे हम अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स के ऊपर, और वहां से कैनोनिकल वेरिएबल्स निकालेंगे, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि बोल्ड-फेस वेरिएबल्स सच एज q रिप्रेजेंट्स ए लिस्ट ऑफ n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल q इज इक्वल टू q1, q2, q3 एंड सो ऑन qn, कि ये ना समझा जाए कि ये q जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिस्ट ऑफ n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर q के ऊपर डॉट है तो वो किसके इक्विवेलेंट है, dq बाई dt के, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है आ गया जी स्मॉल q डॉट, अगर ये q बोल्ड है तो ये किसके बराबर है, ये इक्विवेलेंट है डी क्यू बाई डी टी के, और ये किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे भी बेहतर है कि अगर आप इक्विवेलेंट साइन ही लगा लें। ये इक्विवेलेंट है डी क्यू वन बाई डी टी, डी क्यू टू बाई डी टी एंड सो ऑन डी क्यू एन बाई डी टी के, ठीक है। ये आपका क्यू डॉट आ गया। ऑल्सो
पी डॉट क्यू अगर कहीं लिखा हुआ आपको नजर आए तो वो किसके बराबर है? वो आपका है समेशन के इक्वल टू 1 to n पी के क्यू के बराबर। यानी हर पी आई जो है हर पी के क्यू के से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद आप उसका सम लोगे तो उसको आप इस डॉट प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लिस्ट्स नॉट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, P is a list of coordinates, momentas that are momentas. Q is the list of coordinates. Q is the list of n-generalized coordinates. P is the list of n-generalized momentas, and P dot Q, which is known as inner product of P and Q, it is taking all those two coordinate lists into one variable, which gives me a single numerical value. ठीक है, दो लिस्टें आपके पास, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की Q, उसमें कितने हैं एलिमेंट्स? n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरी लिस्ट है P, n जनरलाइज मोमेंटास हैं उसमें। ठीक है, P और Q का इनर प्रोडक्ट आपने ले लिया। ये जो डॉट है ये इनर प्रोडक्ट को शो कर रहा है। P और Q का इनर प्रोडक्ट लिया, आंसर क्या आया? आंसर आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल आएगा जो स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा, यानी हर P और Q के लिए वो खास न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा। अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशंस इज P डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल H बाय पार्शियल Q, Q डॉट इक्वल टू पार्शियल H बाय पार्शियल P। बाय डेफिनेशन, अब जाहिर है जो हमने बात की है कि जी अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी भी सेम डायनामिक्स होनी चाहिए। यानी कि कैपिटल P डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल स्टाइलिश H बाय पार्शियल Q एंड कैपिटल Q डॉट इज इक्वल्स टू पार्शियल स्टाइलिश H बाय पार्शियल कैपिटल P, वेयर HQP इज न्यू हैमिल्टोनियन दैट मस्ट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम P and Q. In general, a transformation QPT to capital QPT does not preserve the form of Hamiltonian's equation. लाजमी नहीं है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो QPT से कैपिटल QPT में आए वो हैमिल्टन इक्वेशन को प्रिजर्व ही करे। For time independent transformations between QP and capital QP, we may check if the transformation is restricted canonical as follows. अब जी अगर टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप लें QP और कैपिटल QP, तो अगर हमने चेक करना हो कि ये रिस्ट्रिक्टेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो वो कैसे चेक करेंगे? अब इस तरह से चेक करेंगे, आपको ये पता है कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस तो होती नहीं। ठीक है, टाइम तो इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप टाइम डेरिवेटिव लो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स QM का, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा QM डॉट इक्वल टू पार्शियल QM बाय पार्शियल Q, बोल्ड Q है, डॉट Q डॉट प्लस पार्शियल QM बाय पार्शियल P डॉट। क्यों? इसलिए कि हर नया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इसी Q और P लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट है। अब Q डॉट किसके बराबर है? पार्शियल H बाय पार्शियल P के, और P डॉट किसके बराबर है? माइनस पार्शियल H बाय पार्शियल Q के। इनकी वैल्यूज हमने लगा दी है, इनकी वैल्यूज लगा दी हैं, तो आंसर क्या है? एक पॉइजन ब्रैकेट आ गई QM और H के दरमियान। अब फर्दर हमारे पास आइडेंटिटी है कॉन्जुगेट मोमेंटम्स PM की, पार्शियल H बाय पार्शियल PM इक्वल टू पार्शियल H बाय पार्शियल Q बाय पार्शियल PM प्लस पार्शियल H बाय पार्शियल P बाय पार्शियल PM। अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है तो क्या होगा? तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, इसके लिहाज से अब जाहिर है हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती हैं, आप ये याद करो। हैमिल्टन इक्वेशन क्या थी आपके पास? Q डॉट M शुड बी इक्वल टू पार्शियल H बाय पार्शियल PM, यही थी ना हैमिल्टन इक्वेशन। अच्छा जी, अब ये आइडेंटिटी आपके पास है और QM डॉट वाली आइडेंटिटी आपके पास है। यहां से कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन में आपके पास क्या निकलेगा? इसको
और इसको कंपेयर करो, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू का क्या कोएफिशिएंट है, यहाँ से देखो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी एम इक्वल टू माइनस पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल पी। यहाँ से आपके पास पहली इक्वेशन ये आ रही है, पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी एम इक्वल टू माइनस पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल पी, और ये पी भी बोल्ड है और ये क्यू भी बोल्ड है। इसका ये मतलब है कि पार्शियल क्यू आई बाय पार्शियल पी एम इक्वल टू माइनस पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल पी आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसी तरह जब ये दूसरा वाला पार्ट पार्शियल एच बाय पार्शियल पी के कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे तो एक ये कोएफिशिएंट आ गया और एक ये कोएफिशिएंट आ गया। यहाँ से हम आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है जी पार्शियल क्यू एम बाय पार्शियल क्यू आई इक्वल टू पार्शियल पी आई बाय पार्शियल पी एम, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ है कि if the transformation is canonical these two must be equal resulting in the equation this equal to this and this equal to this, ये वहां से ही आएंगे इक्वेशन। और the analogous argument for the generalized momenta pm leads to two other sets of equations, यहाँ से दो और सेट्स ऑफ इक्वेशन बन सकते हैं, ये इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और इसको हम कहते हैं कि ये जी डायरेक्ट कंडीशंस हैं चेक करने के लिए कि वेदर ए ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल और इट इज नॉट कैनोनिकल। अब हम यही डायरेक्ट कंडीशन जो हैं वो निकालेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए कि समेशन आई इक्वल टू 1 to n इन द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पी आई डी क्यू आई, उसमें से माइनस आप कर दो समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डी क्यू आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई एज न्यू कैनोनिकल, कांस्टेंट नहीं होगा, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि अगर स्मॉल पी आई क्यू आई जो है पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये जो डिफरेंस है समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डी क्यू आई माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डी क्यू आई, दैट मस्ट बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन। अब ये भी हो सकता है कि ये फंक्शन आप स्मॉल पी आई और स्मॉल क्यू आई में ले लें, ये भी पॉसिबल है कि ये जो फंक्शन है ये कैपिटल पी आई और कैपिटल क्यू आई में हो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारी है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, P इज हाफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, Q इज टेंजेंट इनवर्स Q ओवर P। ठीक है जी, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें इस वक्त यहाँ से ये नजर आ रहा है कि पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फेस स्पेस। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास P एंड Q, दो कोऑर्डिनेट्स हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स P एंड Q। न्यू कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं कैपिटल P और कैपिटल Q। ठीक है जी, अब हम ये कहते हैं कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में रिस्पेक्टिव हैमिल्टोनियन जो है, रिस्पेक्टिव हैमिल्टोनियन B कैपिटल H, और न्यू कोऑर्डिनेट्स में रिस्पेक्टिव हैमिल्टोनियन जो है, इसको मैं कैपिटल K का नाम दे देती हूँ, स्टाइलिश एच डालूंगी फिर कई दफा समझ ना आए तो क्या फायदा, K का नाम दे देती हूँ। ठीक है जी, अच्छा अगर पी क्यू के लिहाज से रिस्पेक्टिव हैमिल्टोनियन हमारा है स्मॉल h और पी क्यू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें ये पता है कि पी डॉट जो है वो माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू के बराबर है और क्यू डॉट हमारा है पार्शियल एच बाय पार्शियल पी के बराबर। लेकिन एक और चीज आपको पता है
कि पी डॉट जो है, बिकॉज स्मॉल p जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन कैपिटल P एंड कैपिटल Q। क्यों? इसलिए कि जब आप पी क्यू को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q लिख सकते हैं, तो स्मॉल p को भी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q लिख सकते हैं, स्मॉल q को भी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q लिख सकते हैं। तो इसलिए p डॉट बराबर होगा पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल P, कैपिटल P डॉट, प्लस पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल Q डॉट के। और इसी तरह Q डॉट भी बराबर होगा पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल P डॉट के, प्लस Q डॉट पार्शियल स्मॉल q बाय पार्शियल P डॉट के, प्लस पार्शियल Q बाय पार्शियल कैपिटल Q डॉट के बराबर है। ये स्मॉल p डॉट और स्मॉल q डॉट को मैंने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P डॉट, कैपिटल Q डॉट के लिख दिया। अच्छा जी, अब ये है कि पार्शियल h बाय पार्शियल q किसके बराबर होता है। ये देखें इन टर्म्स ऑफ न्यू हैमिल्टोनियन अगर हम देखें तो ये पार्शियल k बाय पार्शियल कैपिटल P, पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल स्मॉल p, प्लस पार्शियल k बाय पार्शियल कैपिटल Q, पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल स्मॉल q के बराबर है। और इसी तरह अगर आप देखो तो पार्शियल h बाय पार्शियल स्मॉल p किसके बराबर है, पार्शियल k बाय पार्शियल कैपिटल P, पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल स्मॉल p, प्लस पार्शियल k बाय पार्शियल कैपिटल Q, पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल स्मॉल q के बराबर। अच्छा जी, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हमारा कैपिटल P हाफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर है और कैपिटल Q टेंजेंट इनवर्स Q ओवर P के बराबर है। तो यहाँ से आप पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल स्मॉल p निकाल सकते हो। किसके बराबर होगा? हमारे पास होगा जी P के बराबर, और पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल स्मॉल Q के बराबर होगा, स्मॉल q के बराबर। और इसी तरह पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल P अगर आप देखो तो 1/1 प्लस q स्क्वायर ओवर p स्क्वायर माइनस q ओवर p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस q ओवर q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है। और इसी तरह पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल स्मॉल q माइनस प्लस 1/p ओवर 1 प्लस q स्क्वायर ओवर p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए पार्शियल p बाय पार्शियल स्मॉल p, पार्शियल p बाय पार्शियल स्मॉल q, पार्शियल q बाय पार्शियल स्मॉल p, पार्शियल q बाय पार्शियल स्मॉल q। अब ये देखें कि ये चीजें हम इन दोनों हैमिल्टन इक्वेशन में तो पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वो स्मॉल p वाली बात है कि p डॉट और q डॉट, यहाँ हमारे पास स्मॉल p बाय कैपिटल P है, वो हम कहाँ से लेके आएंगे? वो अब हम आगे चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से आए। अब हमें ये पता है कि कैपिटल P जो है हमारा वो हाफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी। कैपिटल P इसके बराबर है, तो पार्शियल P बाय पार्शियल P किसके बराबर होगा? अपने साथ उसका डेरिवेटिव 1/2 इंटू 2p पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल P प्लस 2q पार्शियल स्मॉल q बाय पार्शियल कैपिटल P और 1 इक्वल टू p पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल P प्लस q पार्शियल स्मॉल q बाय पार्शियल कैपिटल P। पार्शियल कैपिटल P बाय पार्शियल q किसके बराबर आएगा? स्मॉल p पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल कैपिटल Q प्लस स्मॉल q पार्शियल स्मॉल q बाय पार्शियल कैपिटल Q। 0 इक्वल टू p पार्शियल स्मॉल p बाय पार्शियल q प्लस स्मॉल q पार्शियल स्मॉल q बाय पार्शियल कैपिटल। इसी तरह कैपिटल Q आपका है टेंजेंट इनवर्स Q ओवर P, तो पार्शियल कैपिटल Q बाय पार्शियल कैपिटल P किसके बराबर हो गया?
1/1 प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी, और इट इज इक्वल्स टू पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल पी, माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल स्मॉल पी ओवर पार्शियल कैपिटल पी। सो 0 इक्वल टू पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी, माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल पी बाय पार्शियल कैपिटल। उसके बाद ये पार्शियल कैपिटल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल क्यू किसके इक्वल होगा? ये इसी तरह आएगा जी, पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल क्यू, माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल पी बाय पार्शियल कैपिटल। तो इस तरह आपके पास 1, 2, 3 और ये चौथी इक्वेशन आती है। पार्शियल क्यू बाय पार्शियल क्यू को ओमिट कर दें, इसकी बजाय 1 आप लिख सकते हैं। ये 4 इक्वेशन आ गई। इन चारों को आप सॉल्व करो, आंसर क्या बनेगा वहां से आप निकाल सकते हो। अब आप देखो कि पहली ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है और ये चौथी इक्वेशन है। पहली और तीसरी को यूज करो, फिर तीसरी के साथ आप पहली को यूज करोगे, पार्शियल पी बाय पार्शियल पी, हाँ पहली और दूसरी से आपके पास पार्शियल पी बाय पार्शियल पी निकल आएगा और पार्शियल क्यू बाय पार्शियल क्यू निकल आएगा। कैसे कि अगर आप तीसरी को देखो तो तीसरी से आपके पास आ जाता है जी के पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल पी ओवर पार्शियल पी ओवर पार्शियल कैपिटल पी, इन दोनों के नीचे कैपिटल पी है, इट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। एक रिलेशनशिप आ गया, या पार्शियल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल पी इक्वल टू क्यू ओवर स्मॉल पी पार्शियल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी। क्या मैं ये सही लिख रही हूँ? देखो ना, 0 को अगर हम ओमिट करें यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है। ये ऊपर हो, इसको नीचे ले आओ तो ये ऊपर होगा, इसको नीचे आप ले आओगे तो क्यू ओवर पी आ गया, ठीक है। अब 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या इम्प्लाई करेगा? 1 इम्प्लाई करेगा कि 1 इक्वल टू पी पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी प्लस क्यू इंटू क्यू ओवर पी पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी, और 1 इक्वल टू पी पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय पी पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी। और यहां से हम कह सकते हैं कि पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी इंटू पी प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी इक्वल टू 1, या पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी इक्वल टू पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर ये है तो यहाँ से आप इजीली पार्शियल क्यू बाय पार्शियल पी निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इन द सेम मैनर आप जब दूसरी और चौथी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल क्यू आएगा इक्वल टू माइनस क्यू, और पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल क्यू आपके पास आएगा पी। तो अब आपके पास ये 4 इक्वेशंस थी जिन्होंने आपको 4 रिजल्ट्स दिए, और आपके पास आया क्या? पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी, पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल क्यू, पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल पी और पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल क्यू।
ये चार चीजें आ गई। अब आप आ जाओ इन्हीं पुरानी इक्वेशंस की तरफ, पी डॉट और क्यू डॉट वाली की तरफ। इसके अंदर जो चार चीजें आपको चाहिए थी, क्या चाहिए थी? पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल पी, पार्शियल स्मॉल पी बाय पार्शियल कैपिटल क्यू, पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल पी, पार्शियल स्मॉल क्यू बाय पार्शियल कैपिटल क्यू। ये चारों हम इस स्लाइड पे निकाल चुके हैं। अब हम उन्हीं इक्वेशन में इनको पुट करेंगे। आपके पास क्या आ गया? पी डॉट बराबर है स्मॉल पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैपिटल पी डॉट माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डॉट। इसी तरह क्यू डॉट आपके पास आ गया क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैपिटल पी डॉट प्लस पी कैपिटल क्यू डॉट। उसके बाद ये दूसरी आपके पास जो इक्वेशन थी वो पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू इक्वल टू क्यू पार्शियल एच बाय पार्शियल कैपिटल पी प्लस पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू थी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अब मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। और इसी तरह पार्शियल एच बाय पार्शियल पी वाली में जब वैल्यू डालूंगी तो पी पार्शियल एच बाय पार्शियल, सॉरी यहाँ पे के आना है, दूसरी वाली साइड पे तो के था ना, तो मैं के लिख देती हूँ। पार्शियल के बाय पार्शियल कैपिटल पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल के बाय पार्शियल कैपिटल क्यू। अगेन मैं ये बोल देती हूँ, पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू इक्वल टू क्यू पार्शियल के बाय पार्शियल पी प्लस पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल के बाय पार्शियल क्यू आ गया। और पार्शियल एच बाय पार्शियल पी इक्वल टू पी पार्शियल के बाय पार्शियल कैपिटल पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल के बाय पार्शियल क्यू आ गया। अच्छा जी, ये आ गई इक्वेशंस। अब पहली दो इक्वेशंस जो हैं उसको जरा गौर से देखें और दूसरी दो इक्वेशंस को देखें। हमें ये पता है कि पार्शियल एच बाय पार्शियल पी जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्यू डॉट आता है। और इसी तरह पी डॉट कैसे बनता है? माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल क्यू से। इसका मतलब ये है कि पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी डॉट माइनस क्यू कैपिटल क्यू डॉट, इट इज इक्वल टू माइनस क्यू पार्शियल के बाय पार्शियल पी प्लस पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस साइन आएगा, पार्शियल के बाय पार्शियल क्यू। ये इसके बराबर आ गया। और क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी डॉट प्लस पी क्यू डॉट इक्वल टू क्यू डॉट किसके बराबर है? पार्शियल एच बाय पार्शियल पी के। इसकी वैल्यू डाल दूंगी, पार्शियल के बाय पार्शियल कैपिटल पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पार्शियल के बाय पार्शियल क्यू। अब पहले इक्वेशन में अगर आप देखें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स of both equations। अब कंपेयर करें आप कोएफिशिएंट्स को और सब कुछ, तो अगर मैं कंपेयर करूं p ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, तो मेरे पास क्या आ जाता है पहली इक्वेशन से? p डॉट इक्वल टू माइनस पार्शियल कैपिटल के बाय पार्शियल क्यू, ये आ गया। और अगर मैं माइनस क्यू के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूं तो मेरे पास आ गया क्यू डॉट इक्वल टू पार्शियल के बाय पार्शियल कैपिटल पी। इस तरह यहाँ नीचे आप p के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो सेकंड इक्वेशन, जबकि q ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो पहली इक्वेशन बनी। Thus we are over here that P dot equal to minus partial K by partial Q, Q dot equal to partial K by partial P. So the transformation given is a canonical अब अगली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। Q इक्वल टू P, P इक्वल टू माइनस Q।
अब इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये कैनोनिकल है कि नहीं। करना हमने क्या है, सॉल्यूशन, लेट H बी हैमिल्टोनियन related to small p and small q and K be Hamiltonian related to capital P and capital Q। अगर H हैमिल्टोनियन है स्मॉल p और स्मॉल q का, K हैमिल्टोनियन है कैपिटल P और कैपिटल Q का, तो वही बात कि हम जी स्मॉल p डॉट पहले लिखते हैं, किसके बराबर होगा। अगर यहां से मैं निकालूं स्मॉल p डॉट तो ये q डॉट के बराबर है, और इसी तरह q डॉट माइनस कैपिटल P डॉट के बराबर है। ये तो बड़े आराम से मुझे मिले। दूसरी इक्वेशन मेरे पास थी पार्शियल H बाय पार्शियल Q, जो कि मेरे पास पार्शियल K बाय पार्शियल P, पार्शियल P बाय पार्शियल Q प्लस पार्शियल K बाय पार्शियल Q, पार्शियल Q बाय पार्शियल Q के बराबर, और पार्शियल H बाय पार्शियल P, पार्शियल K बाय पार्शियल P, पार्शियल P बाय पार्शियल P प्लस पार्शियल K बाय पार्शियल Q, पार्शियल Q बाय पार्शियल Q के बराबर है। अब जी पार्शियल P बाय पार्शियल Q हमने ढूंढना है, तो वो तो यहाँ से डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा कि पार्शियल P बाय पार्शियल Q -1। ठीक है, तो पार्शियल H बाय पार्शियल Q किसके बराबर है, माइनस पार्शियल K बाय पार्शियल कैपिटल P प्लस पार्शियल Q बाय पार्शियल Q 0 के बराबर है। इसी तरह पार्शियल H बाय पार्शियल P इक्वल टू पार्शियल P बाय पार्शियल P 0 के बराबर है, और पार्शियल Q बाय पार्शियल P वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि पार्शियल H बाय पार्शियल स्मॉल q माइनस पार्शियल K बाय पार्शियल P के बराबर है, और पार्शियल H बाय पार्शियल P पार्शियल K बाय पार्शियल Q के बराबर है। बट partial H by partial Q was equals to minus P dot and partial H by partial P equal to Q dot। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ गया माइनस Q dot इक्वल टू माइनस पार्शियल K बाय पार्शियल कैपिटल P, और पार्शियल H बाय पार्शियल P किसके बराबर है, Q डॉट के। Q डॉट आपके पास है जी माइनस P डॉट इक्वल टू पार्शियल K बाय पार्शियल Q, और इसको अगर आप देखो तो ये भी हैमिल्टन इक्वेशन बन गई है, इसको देखो तो ये भी हैमिल्टन इक्वेशन बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कैनोनिकल है। अब इसके लिए एक और मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। पहले मैं एग्जांपल 1 पे वही सेकंड मेथड अप्लाई करती हूँ और फिर 2 पे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड पहले मैं एग्जांपल 1 पे अप्लाई करती हूँ। सेकंड मेथड था क्या कि समेशन P डी क्यू माइनस समेशन कैपिटल PI डी कैपिटल QI शुड बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर तो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है, वरना नहीं। एग्जाम्पल 1 क्या है, एग्जाम्पल 1 में हमारे पास P और Q क्या था, हमारे पास था जी कैपिटल P हाफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर था, और कैपिटल Q आपका था टेंजेंट इनवर्स Q ओवर P। अगर कैपिटल Q टेंजेंट इनवर्स Q ओवर P है तो D कैपिटल Q किसके बराबर होगा, 1 ओवर 1 प्लस Q स्क्वायर ओवर P स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आता है P ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डी क्यू माइनस Q ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डी पी। ये आ गया आपका
डी क्यू। अब इसको कंसीडर करें, आपका जो समीशन पी आई डी क्यू आई है, अब यहाँ पे तो एक ही पी है और एक ही क्यू है, तो इसमें पी डी क्यू में चेंज हो जाएगा माइनस, अब ये जो दूसरा पी आई डी क्यू आई है, समीशन तो जाहिर है आई के ऊपर था ना, आई इक्वल टू 1 to n, जो दूसरा है वो ए कैपिटल पी और डी कैपिटल क्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी की जगह इसकी वैल्यू हाफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैपिटल क्यू की जगह इसकी वैल्यू पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये आपके पास टोटल डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनना चाहिए। अगर ये बनेगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होती है, अगर नहीं बनेगा तो नहीं। ये आसान मेथड है, लेकिन ये है कि इसमें आपको चेक करना है, और लगता तो बहुत इजी है लेकिन सोच समझ के करना है। अगर तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अच्छी कमांड रखते हैं तब तो आप बड़े आराम से ये कर लेंगे। बहरहाल अब आगे करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बन गया पी डी क्यू माइनस पी ओवर क्यू डी क्यू प्लस क्यू ओवर 2 डी पी, और ये आपके पास आ गया पी ओवर 2 डी क्यू प्लस क्यू ओवर 2 डी पी, और हाफ इसमें से कॉमन निकाल दो तो पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी। क्या ये एग्जैक्ट है? आपने एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़ी होंगी। अब देखो, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पी 1 है, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 है, इक्वेशन एग्जैक्ट है। इसका मतलब है कि आपका ये टोटल डिफरेंशियल ऑफ पी क्यू ओवर 2 आ गया, और ये क्या शो कर रहा है, विच शोज that transformation is canonical। ये हमें शो करता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है ये कैनोनिकल है। अब ये इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ जाए, Q इक्वल टू P, P इक्वल टू माइनस Q। तो ये सेकंड एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना के उसमें करा देती हूँ, बजाय इसके कि मैं एक स्लाइड और यूज करूँ। हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या थी, Q इक्वल टू P, P इक्वल टू माइनस Q, Q इक्वल टू P, कैपिटल P इक्वल टू माइनस स्मॉल q। तो dq आ गया dp, और ये तो बहुत आसान सा ही है कि P dq माइनस कैपिटल P dq। अगर आप देखो पुट करो तो ये आ गया P dq माइनस कैपिटल P की बजाय माइनस q, dq की बजाय d स्मॉल p, P dq प्लस q dp which is the total differential of pq, thus transformation is canonical, hence proved। तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट मेथड था, ये दूसरा मेथड है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड है। अब आ जाते हैं ना, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, और हमने ये प्रूव करना है, और ऐसे करें कि ये मैं आपको बतौर एक्सरसाइज दे देती हूँ, ठीक है। ये हम बतौर एक्सरसाइज कर लेते हैं कि प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, Q इक्वल्स टू Q tan P, P इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन P। इसको आप देखें, करें और फाइंड आउट करें कि क्या ये कैनोनिकल है या नहीं, और फर्दर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कुछ और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के तरीकों का पढ़ेंगे कि जी ये कहाँ से आए हैं, कुछ जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और तरीके पढ़ेंगे कि जी अगर ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल हो तो उसको कैसे कैसे चेक किया जा सकता। अभी मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ अपने लेक्चर को कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है PQ, और उसको कैसे समराइज हम कर सकते हैं, उसका मेथड क्या है, समराइज नहीं, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पहली बात ये कि ये वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि जो पुराने कोऑर्डिनेट्स को नए कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देती हैं। गो के पुराने हैमिल्टन से नया हैमिल्टन उस तरह से नहीं ट्रांसफॉर्म होता, लेकिन हैमिल्टोनियन इक्वेशंस जो हैं वो जो इसी पुराने कोऑर्डिनेट्स में पुराने हैमिल्टोनियन के साथ थी, वैसे ही नए हैमिल्टोनियन के हिसाब से नए कोऑर्डिनेट्स में बन जाती हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट्स को कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उसके लिए हमने
दो मेथड देखे कि जी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल हो तो उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला मेथड क्या था, डायरेक्ट प्रूफ था। डायरेक्ट प्रूफ में ये था कि आप नए कोऑर्डिनेट्स को और पुराने कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, पुराने कोऑर्डिनेट्स का आप टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद हैमिल्टोनियन और नए हैमिल्टोनियन के रिलेशनशिप्स देखते हैं, और वो जो रिलेशनशिप्स हैं और वो जो पी डॉट्स हैं उसकी हेल्प से, पी डॉट क्यू डॉट, उसकी हेल्प से आप कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के लिहाज से आप निकाल लेते हैं, आप उन इक्वेशंस पे आ जाते हैं जो नए हैमिल्टोनियन की इक्वेशन है। उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ देखी, एक और इम्पॉर्टेंट नोट देखा। क्या था वो इम्पॉर्टेंट नोट कि जी जो आपकी होती हैं समेशन पी आई डी क्यू आई minus summation capital Pi dqi, where small pi small qi were the previous coordinates and capital Pi capital Qi are the new canonical coordinates. Their difference should be equal to total difference of total differential of some function, or this must be an exact differential. तो अगर ये हो तो हम ये कहते हैं कि ये जी completely सारा एक कैनोनिकल सिस्टम है, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स आपके बने हैं, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं होगी। ये अभी तक हमने दो मेथड्स किए हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम आगे अगले लेक्चर के अंदर फर्दर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेटिंग फंक्शंस का पढ़ेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।